Now the next part is blood pressure, also called as arterial blood pressure. 8.16 it is given in your textbook. Now what is blood pressure, also called as arterial blood pressure? Starting with the definition, the pressure exerted by the blood. The pressure, as you know, heart is a pumping organ. Precisely, ventricles are responsible for forwarding the blood. वेंट्रिकल्स आर प्रोपेलिंग चैम्बर, उससे ब्लड बाहर निकलता है और ब्लड वेसल से फ्लो करता है. तो जब ब्लड वेसल के अंदर से ब्लड बहता रहता है, जब ब्लड वेसल के अंदर से ब्लड पास होता है, तो उस ब्लड का प्रेशर आर्टरीज की वॉल पर आता है. ये आर्टरीज की वॉल है, अंदर से जो ब्लड बह रहा है, इसका प्रेशर बच्चों आर्टरीज की वॉल पर आएगा. तो जो ब्लड अंदर से पास होता है और आर्टरीज की इंटरनल वॉल पर, आर्टरीज की लेटरल वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर और आर्टीरियल ब्लड प्रेशर. As it is measured in arteries, thus it is called as arterial blood pressure. So how will you define arterial blood pressure? The lateral pressure exerted by the blood on the inner wall of the artery, of the lateral wall of the artery, is called as arterial blood pressure. उसी को हम blood pressure कहते हैं. Now to measure the blood pressure we are using a specific device. एक instrument है, एक device है. It is a very common instrument. हर डॉक्टर के पास रहता है, आपने देखा होगा. The device is called as sphygmomanometer. Sphygmomanometer is the device. Along with the sphygmomanometer, very oftenly doctor use stethoscope. तो स्फिग्मोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप की मदद से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है. स्फिग्मोमैनोमीटर का डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट साइड हेडिंग में आ रहा है. हम वर्किंग भी पढ़ेंगे और वो डिवाइस कैसे यूज करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे. नाउ अभी क्या होता है कि जब हमारे हार्ट में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो प्रेशर के साथ ब्लड निकल के पूरी बॉडी में जाता है. तो जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे जो प्रेशर आर्टरीज की वॉल पर आता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे जो प्रेशर आर्टरीज की वॉल पर आता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर. और स्फिग्मोमैनोमीटर में इसकी रीडिंग कितनी आती है? 120 mmHg, that is 120 millimeter in terms of mercury column. तो इसकी रीडिंग सिस्टोलिक प्रेशर, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे प्रेशर ज्यादा होगा, वो प्रेशर 120 mmHg होता है. और बच्चों वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के टाइम पे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है. और वेंट्रिकल के डायस्टोल पे जो प्रेशर होगा उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं. एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg. तो सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg. अब इन दोनों को मिलाकर हम ब्लड प्रेशर कहते हैं. कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? ब्लड प्रेशर इज जनरली रिटन एज, आप ये दो रीडिंग अलग अलग भी लिख सकते हो, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी आर राइटिंग ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर इज 120, डायस्टोलिक प्रेशर इज 80. तो वी आर राइटिंग 120 अपॉन 80 mmHg और 120 oblique 80 mmHg. So this is how we are writing the blood pressure. Remember the unit is mmHg, millimeter in terms of mercury column. Now, what is pulse pressure? The difference between systolic pressure and diastolic pressure as per the reading given on the board. This is the normal reading applicable for adult. Now systolic pressure is 120, diastolic pressure is 80. इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 120 माइनस 80, 40 आंसर आएगा. तो पल्स प्रेशर कितना होगा? 40 mmHg. दैट इज पल्स प्रेशर. यू कैन राइट 120, पल्स प्रेशर इज 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 mmHg. So this is called as pulse pressure, the difference between systolic and diastolic pressure. Now deviation from the normal pressure. This pressure is applicable for adult. This is the normal pressure. हम नॉर्मल प्रेशर से कब हट सकते हैं या हमारा नॉर्मल प्रेशर कब नहीं रहेगा, ब्लड प्रेशर कब फ्लक्चुएट होगा, कब चेंज होगा, दिस इंडिकेट्स मालफंक्शनिंग ऑफ द हार्ट.
ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, उससे बहुत सी चीजें कोरिलेट की जा सकती हैं, बहुत सी डिजीज के बारे में पता चलता है, और ब्लड प्रेशर का चेंज होना इज नॉट नॉर्मल, उसके पीछे कोई ना कोई क्लिनिकल रीजन, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होगा। तो यहां पे कुछ चीजें मैंने मेंशन की है डेविएशन फ्रॉम दी नॉर्मल ब्लड प्रेशर में। द फर्स्ट थिंग इज हाई और लो ब्लड वॉल्यूम। अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसके वजह से ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ये दो टर्म्स हैं, ये दोनों क्लिनिकल टर्म्स हैं, मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी, हमारे आर्टरीज की वॉल जो होती हैं वो कंपैरेटिवली थिक हो जाती हैं, कंपैरेटिवली नॉन फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, थोड़ी रिजिड हो जाती हैं, और ये एज के साथ ऐसा होना इज वेरी कॉमन। एज के साथ ब्लड वेसल स्टिफ हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी कम होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है बच्चों, ब्लड वेसल, जो हमारी ब्लड वेसल है उसके अंदर का जो स्पेस है ना, ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल आई एम टॉकिंग अबाउट, उसके इनर वॉल में फैट या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। इनर वॉल में फैट या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने से जो अंदर का ल्यूमेन होता है वो ल्यूमेन नैरो हो जाता है, और ल्यूमेन के नैरो होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। वंस अगेन, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, उसकी इनर वॉल में फैट या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने से उसका जो इंटरनल स्पेस है, ल्यूमेन है, वो नैरो हो जाएगा, और ल्यूमेन नैरो होने की वजह से अंदर से जब ब्लड बहेगा तो वो ज्यादा फोर्स में, ज्यादा प्रेशर में बहेगा, और इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज arteriosclerosis, deposition of fat or cholesterol on the inner wall of the arteries. It is very commonly seen in carotid arteries. Carotid arteries, the artery which supply the blood to the muscles of the heart. उसके बाद रीनल डिजीज में भी ब्लड वेसल फ्लक्चुएट होता है, ब्लड वेसल चेंज हो जाता है, या ब्लड वेसल चेंज होने से रीनल डिजीज होने के भी चांसेस होते हैं। उसके बाद हार्मोनल चेंज और इमोशनल कंडीशन में हार्मोनल चेंज होता है, और हार्मोनल चेंज की वजह से ब्लड प्रेशर का चेंज होना इज क्वाइट कॉमन। से फॉर एग्जांपल, द हार्मोन कॉल्ड एज एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन, ये हार्मोन्स कहां से सिक्रीट होते हैं, हमारे एड्रीनल ग्लैंड का जो मेड्यूला है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रारीनल ग्लैंड, उसके अंदर का पार्ट जो मेड्यूला है वहां से सिक्रीट होता है एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन, मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। दे आर कैटेकोलामाइंस। दीज कैटेकोलामाइंस आर रिस्पॉन्सिबल, ये इमोशनल चेंज में, एग्जाम्पल फियर की कंडीशन में, इमोशनल कंडीशन में, या स्ट्रेस की कंडीशन में, या फिर और भी बहुत सी इमोशनल कंडीशन में ये हार्मोनल सडन हार्मोन चेंज होता है। ये इमरजेंसी स्ट्रेस हार्मोन है जो हमारे ब्लड प्रेशर को चेंज कर देते हैं। उसके बाद ओबेसिटी के वजह से, मोटापे की वजह से भी ब्लड प्रेशर चेंज होता है। सो दीज आर द रीजंस, दीज आर द डेविएशंस फ्रॉम द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इतनी कंडीशन में नॉर्मल ब्लड प्रेशर से रीडिंग जो है वो फ्लक्चुएट हो जाती है। नाउ अभी नॉर्मल कंडीशन में एक एडल्ट के लिए रीडिंग मैंने क्या बताया, 120/80, 120 सिस्टोलिक प्रेशर, 80 डायस्टोलिक प्रेशर। अगर माइनर फ्लक्चुएशन होता है, से फॉर एग्जांपल 120 का 110 हो गया, इट्स ओके, इट इज अ माइनर फ्लक्चुएशन, इतना कंसिडरेबल है। लेकिन कहां तक कंसिडरेबल है, व्हाट इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर हमारा सिस्टोलिक प्रेशर बच्चों 90 पे चला गया और डायस्टोलिक प्रेशर 60 पे चला गया, तो दिस कंडीशन नाउ विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल कंडीशन, इसको हम लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। दिस इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर लो ब्लड प्रेशर, और इस कंडीशन को, लो ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपोटेंशन। लो ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपोटेंशन एंड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर हाइपोटेंशन इज 90/60 mmHg।
सिमिलरली अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, 120 की जगह 130 हो गया, 125 हो गया, ओके, इट्स ओके, इट इज नॉट अ क्लिनिकल कंडीशन। अगर थोड़ा और बढ़ गया, एक लिमिट है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो बॉर्डर लाइन है, वो कितनी है, 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक। अगर रीडिंग 120 से 140 हो गई, 80 से 90 हो गई, तो इस कंडीशन को हम हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। एंड हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। बच्चों, हाइपरटेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर above 140 upon 90. 140 and 90 is a threshold limit, mmHg. So these are the conditions for the blood pressure. Now one more thing in blood pressure given in your book is factors affecting blood pressure. इसका description भी दिया है, factors affecting blood pressure. Various factors are responsible for affecting the blood pressure. हमारा blood pressure कुछ condition में change होता है. First thing given in your book is cardiac output. As you know what is cardiac output, इसी चैप्टर में हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर पहले पढ़ा था. The amount of blood comes out of the heart, the amount of blood pumped by the ventricle per minute is called as cardiac output. हमने रीडिंग कैलकुलेट किया था, 70 into 72, it comes to be 5040 ml, approximately 5 लीटर. हमारा कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है. बच्चों, अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाए, किसी के हार्ट से 1 मिनट में ज्यादा ब्लड निकल रहा है, तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने से उसका सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. सो दिस इज अ फैक्टर विच अफेक्ट्स द ब्लड प्रेशर. द सेकेंड थिंग, पेरिफेरल रेजिस्टेंस. Now what is peripheral resistance? Remember, peripheral resistance, it depends upon the diameter of the blood vessel. हमारी जो ब्लड वेसल्स है, पर्टिकुलरली आर्टीरियोल्स एंड कैपिलरीज, वो कंपैरेटिवली नैरो हैं. कभी कभी ऐसा होता है हमारी बॉडी में वेसोकंस्ट्रिक्टर्स आर द केमिकल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स को नैरो करती हैं. वेसोकंस्ट्रिक्टर का एग्जाम्पल है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड एज वेसोप्रेसिन, या फिर एड्रीनलिन. ये ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो कर देते हैं. तो अगर हमारी बॉडी में वेसोप्रेसिन या एड्रीनलिन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाए, तो इसके वजह से डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल डिक्रीज होता है, और ब्लड वेसल का डायमीटर डिक्रीज होने से हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है. वंस अगेन, अगर हमारी बॉडी में वेसोकंस्ट्रिक्टर, वो केमिकल जो ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्जाम्पल मैंने दिया एडीएच और एड्रीनलिन, अगर ये हार्मोन इंक्रीज हो जाए, इनके इंक्रीज होने से ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं. ब्लड वेसल नैरो होने की वजह से, उसका डायमीटर रिड्यूस होने की वजह से उसका पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है. पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है. सो दैट इज ऑल अबाउट द पेरिफेरल रेजिस्टेंस. उसके बाद ब्लड वॉल्यूम. बच्चों, ब्लड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर. अ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन, अगर एक्सीडेंट में किसी का मेजर ब्लड लॉस हो जाए, यानी ब्लड की क्वांटिटी, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, तो ब्लड के वॉल्यूम कम होने से उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, प्रेशर सडनली नीचे आ जाता है. तो ब्लड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर. द नेक्स्ट पार्ट इज लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल. Length of the blood vessel is also directly proportional to the blood pressure. Length जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा. Viscosity of blood, again viscosity of blood is directly proportional to the blood vessel. अगर ब्लड ज्यादा विस्कस होगा, ब्लड ज्यादा थिक, गाढ़ा होगा, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. ब्लड विस्कस कब हो सकता है? डायबिटीज मेलाइटिस अगर एक्सेस कंडीशन में हो जाए, यानी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाए, ब्लड में शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, तो इससे ब्लड विस्कस हो जाता है. ब्लड में प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज हो जाए, या ब्लड में आरबीसी कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाए, तो दिस ऑल कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ब्लड विस्कस. इसके वजह से हमारा ब्लड विस्कस हो जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. बच्चों, एज से भी ब्लड प्रेशर में फर्क पड़ता है. अगर नॉर्मल एडल्ट है, मेल फीमेल है, तो उनका प्रेशर इतना होगा. बच्चों में प्रेशर इससे थोड़ा कम होगा, और एज ज्यादा होने पे, 50-60 क्रॉस होने पे ब्लड प्रेशर का थोड़ा इंक्रीज हो जाना इज क्वाइट कॉमन. ऐसा क्यों होता है?
मैंने बताया था एज के साथ ये प्रॉब्लम होता है ना, एज के साथ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी। अगर एज के साथ ब्लड वेसल्स हार्ड होती हैं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। जेंडर मेक्स अ डिफरेंस। फीमेल का ब्लड प्रेशर मेल के कंपैरिजन में थोड़ा लो है, मेल्स में थोड़ा हाई है, बट इन फीमेल्स आफ्टर मीनोपॉज मीन्स आफ्टर द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ द फीमेल उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। वेनस रिटर्न क्या है? द अमाउंट ऑफ ब्लड coming from the entire body and going back to the heart through vena cava, that is called as venous return ना। पूरी बॉडी का ब्लड रिटर्न होके जब हार्ट में आता है, जितना ज्यादा ब्लड रिटर्न होके हार्ट में आएगा ब्लड को उतना ही ज्यादा प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो वेनस रिटर्न इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर। उसके बाद कुछ बेसिक चीजें दी हैं जैसे स्लीप, अ नॉर्मल एंड साउंड स्लीप इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर। अगर स्लीप डिस्टर्ब होती है तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होगा। इमोशंस के बारे में मैंने यहां पे बताया, हार्मोनल चेंज होते हैं इमोशनल चेंज के साथ, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर चेंज होता है। एक्सरसाइज में ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होगा। एंजाइटी ऑब्वियसली विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द ब्लड प्रेशर। सो दिस ऑल थिंग अबाउट द ब्लड प्रेशर। Now the next part is measurement of blood pressure. How the blood pressure is measured. As said earlier, the device which is used to measure the blood pressure called as sphygmomanometer. So the sphygmomanometer is the device. This is the rough diagram just to explain the different part of the device. With the help of this sphygmomanometer we can find out the blood pressure. This is commonly doctors के पास, सभी doctors के पास रहता है। Along with this device they also use stethoscope for measuring the blood pressure. अभी कैसे यूज करना है इसका बेसिक चीज मैं आपको बता दूं। देखो ये डिवाइस ना ऐसा, इस डिवाइस में नीचे एक बेस में बॉक्स होता है, मेटल का या प्लास्टिक का बॉक्स होता है, उसके ऊपर एक लिड लगा रहता है। वो ऐसा डॉक्टर इसको खोलते हैं, ये खुला हुआ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब का जो मेजरमेंट है, जो ग्रेजुएशन है वो मिलीमीटर में होता है और मैक्सिमम रीडिंग होती है 300। मतलब इस ट्यूब की लेंथ 300 मिलीमीटर, दैट इज 30 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे मर्क्यूरी चैम्बर है, इसमें मर्क्यूरी है, इससे कनेक्टेड होता है। ग्लास ट्यूब इज कनेक्टेड टू मर्क्यूरी चैम्बर। मर्क्यूरी चैम्बर में से निकला हुआ एक रबर का ट्यूब जो एक रबर के बैग में जाता है, जिसके ऊपर कॉटन की कवरिंग होती, कॉटन की क्लोथ की कवरिंग होती है। दिस इज कॉल्ड एज स्कफ। इसको हम पेशेंट के आर्म पे रैप करते हैं, वेलक्रो लगा रहता है जिससे चिपका देते हैं, स्टिक करते हैं। उसमें से निकला हुआ दूसरा रबर का ट्यूब, और इस रबर के ट्यूब में एक रबर का बल्ब या रबर का पंप लगा हुआ है, जिसके ऊपर एक स्क्रू के जैसा एयर कंट्रोल करने के लिए स्क्रू लगा है। सो दिस इज द बेसिक डिवाइस, वेरी सिंपल डिवाइस। अभी इस डिवाइस को कैसे यूज करना है, जिसका ब्लड प्रेशर हमको मेजर करना है ना, उस पेशेंट को हम एक बेड पे या किसी नॉर्मल फ्लैट सरफेस पे हम लिटा देंगे। एडवाइजेबल है कि उसको लिटा के ब्लड प्रेशर में मेजर करें। बैठ के भी कर सकते हैं, मगर लिटा के करना, उसको फ्लैट सरफेस पे लिटा के करना इज मोर एडवाइजेबल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, वो जो डिवाइस है, ये जो स्फिग्मोमैनोमीटर है, इसको हम ऐसे लेवल पे रखें कि पेशेंट का हार्ट और ये इंस्ट्रूमेंट मोर और लेस सेम लेवल पे हो। ऐसा नहीं कि पेशेंट को हमने बेड पे रखा और डिवाइस को जमीन पे रख दिए और मेजर कर रहे हैं, तो इट मे गिव एरर इन द रीडिंग। दोनों का लेवल, पेशेंट के हार्ट का लेवल और डिवाइस का लेवल अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, ये जो कफ है ना, इस कफ को पेशेंट के लेफ्ट अपर आर्म पे रैप कर देंगे, यहां पे रैप करेंगे, टाइट रैप कर देंगे। टाइट रैप करने के बाद अब ये रबर पंप है ना, ये रबर पंप को मैंने अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ा, स्क्रू टाइट किया और इसमें प्रेशर बिल्ड कर रहा हूं, इसको प्रेस करके ना प्रेशर डेवलप कर रहा हूं। इसमें से प्रेशर जाएगा उसके कफ में, मतलब उसका हाथ टाइट होता जाएगा। हाथ जैसे जैसे टाइट होगा, इस कफ में से प्रेशर इस पाइप में जाएगा, ये प्रेशर मर्क्यूरी चैम्बर में जाएगा। मर्क्यूरी चैम्बर में प्रेशर आने की वजह से ये मर्क्यूरी लेवल राइज होना स्टार्ट होगा।
ये मर्क्यूरी लेवल जितना आप प्रेस करेंगे उस पेशेंट का हाथ लेफ्ट अपर आर्म उतना ही टाइट होता जाएगा और ये मर्क्यूरी उतना ही राइज होता जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में आपको मर्क्यूरी कहां तक ले जाना है, अप्रोक्सीमेटली 200 तक ले जाना, पूरा 300 तक मत पहुंचा देना, 200 तक रीडिंग को ले जाना है। 200 तक रीडिंग को ले जाने के बाद बी रेडी विद द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप कान में लगा लिया, स्टेथोस्कोप ऑन है, उसके आगे जो इंडिकेटर है उसको हम पेशेंट के यहां पे कफ लगा हुआ है ना, यहां पे बेल्ट लगा हुआ है, उसके यहां से जो ब्लड वेसल पास हो रही है ब्रैकियल आर्टरी, स्टेथोस्कोप को ब्रैकियल आर्टरी पे रखेंगे, स्टेथोस्कोप को ब्रैकियल आर्टरी पे रखेंगे और इस रबर पंप का जो स्क्रू था उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, उल्टा घुमा के लूज करेंगे। जब लूज करेंगे तो हवा निकलना स्टार्ट होगी बेटा, धीरे धीरे प्रेशर कम होना स्टार्ट होगा। प्रेशर 200 तक हम ले गए थे, अब ये प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब उसका हाथ जो एकदम टाइट था ना अब वो थोड़ा ढीला पड़ रहा है और रीडिंग भी नीचे आ रही है। आपका स्टेथोस्कोप, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप कान पे है और उसके आगे का इंडिकेटर उसके ब्रैकियल, पेशेंट के ब्रैकियल आर्टरी पे है, राइट। अभी क्या होगा कि जब ये रीडिंग नीचे आ रही है, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे आपको स्टेथोस्कोप में एक आवाज, एक पल्सेटिंग साउंड सुनाई देगा। अभी तक कोई आवाज नहीं आ रही थी लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जिस पॉइंट पे आपको आवाज सुनाई दी, एक पल्सेटिंग साउंड सुनाई दिया, यहां पे आपको साउंड सुनना स्टार्ट किया आपने। तो जहां पे साउंड आना स्टार्ट होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर, वो सिस्टोलिक प्रेशर होगा। अभी आवाज आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, आवाज आ रही है और एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे साउंड का आना, वो पल्सेटिंग साउंड का आना, वो साउंड बंद हो जाएगा। तो साउंड यहां पे स्टॉप हो गया, यहां पे स्टार्ट हुआ, यहां पे साउंड आता रहा और यहां पे स्टॉप हो गया। तो जहां पे साउंड स्टॉप होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज डायस्टोलिक प्रेशर। बच्चों फॉर एग्जाम्पल अगर 120 पे साउंड आना स्टार्ट हुआ था, 80 तक साउंड आया, तो ये 120 सिस्टोलिक प्रेशर हुआ, 80 डायस्टोलिक प्रेशर हुआ। इसको हम लिखेंगे 120/80 mmHg, दैट इज मिलीमीटर्स। ये ग्रेजुएशन मिलीमीटर्स में है और Hg यूज किया गया है, मर्क्यूरी यूज किया गया है कॉलम में। तो रीडिंग, ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रीडिंग होगी 120/80 mmHg, दैट विल बी द नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग। अभी ये जो, अच्छा ये जब पूरा हो जाए, यहां तक साउंड आ जाए तो पूरा प्रेशर निकाल दो और इंस्ट्रूमेंट को आइसोलेट कर दो, सेपरेट कर दो, ब्लड प्रेशर की रीडिंग आपको मिल गई। अभी ये जो साउंड आता है ना, ये जो पल्सेटिंग साउंड आता है, इस साउंड को हम बोलते हैं दिस साउंड इज कॉल्ड एज कोरोटकोफ साउंड। इसको कोरोफकोर साउंड कहते हैं। रिमेंबर, ये हार्ट बीट का साउंड नहीं है, ये लबडब साउंड नहीं है, ये ब्लड वेसल के अंदर ब्लड के रेजिस्टेंस का साउंड है। क्या हुआ था कि जब कफ को टाइट किया गया ना, जब कफ को एकदम टाइट किया गया तो अंदर से पास होने वाली ब्रैकियल आर्टरी ब्लॉक हो गई थी, उसमें से ब्लड बह नहीं रहा था, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था, वो ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई थी। जब आपने प्रेशर को रिलीज करना स्टार्ट किया तो एक ऐसा पॉइंट आया जिस पॉइंट पे ब्लड अंदर से पास होना स्टार्ट हुआ लेकिन ब्लड को बहुत रेजिस्ट करना पड़ा उस प्रेशर से गुजरने के लिए, उस नैरो ब्लड वेसल से गुजरने के लिए। तो जो साउंड आपको सुनाई दिया ना यहां पे, ये हार्टबीट का साउंड नहीं था, ये पल्स का साउंड नहीं था, ये रेजिस्टेंस का साउंड था, ब्लड के रेजिस्टेंस का। ब्लड जिस मेहनत के साथ, जिस मुश्किल के साथ वहां से गुजरा और उसको मुश्किल आती रही, आती रही, आती रही, आती रही, एक ऐसा पॉइंट आया जिस पॉइंट पे आपने प्रेशर इतना कम कर दिया कि अब ब्लड आसानी से फ्लो हो सकता है। तो अब वो रेजिस्टेंस वाला साउंड आना बंद हो गया, तो यहां पे आपको साउंड आना बंद हो जाएगा। ये सिस्टोलिक प्रेशर होगा, ये डायस्टोलिक प्रेशर होगा, इसको मिलाकर हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ओके, now the next part after the measurement of blood vessel given in your book is about hypertension. As we know the definition of hypertension, previous lecture में हमने देखा था, hypertension मतलब high blood pressure।
अगर हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 120/80 ब्लड प्रेशर इससे थोड़ा सा ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, इट्स ओके, माइनर फ्लक्चुएशन इज ओके। मैंने आपको बताया था नॉर्मल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर। बहुत सारे रीजंस हमने पढ़े, अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा कि बहुत सारे रीजंस हैं जो ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट करते हैं। एनी हाउ 140/90 इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर हाइपरटेंशन। अगर 130 है इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, 85 है इट्स नॉर्मल, बट 140 और 90 इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट, इज अ बॉर्डर लाइन लिमिट। और अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, बढ़ता है, यू नो मेनी पीपल दे हैव परमानेंट प्रॉब्लम ऑफ ब्लड प्रेशर। डेली उनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने के लिए दवा खानी पड़ती है, डेली उनको एक टेबलेट खाना पड़ता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए। ब्लड प्रेशर अगर हाई है, हाइपरटेंशन, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए बिकॉज इट लीड्स टू नंबर ऑफ अदर प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल और जानलेवा हो सकते हैं, फेटल हो सकते हैं। तो 140/90 इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर 180 तक ब्लड प्रेशर पहुंच गया, 180 और 180 सिस्टोलिक, 120 डायस्टोलिक, तो ये क्रिटिकल कंडीशन है, ये क्रिटिकल कंडीशन है बेटा। 180 और 120 पे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं, 190 पे और ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन, इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है कि 200 तक पहुंचने पे हमारी ब्लड वेसल हाई प्रेशर की वजह से इंटरनली रप्चर होने लगती है। ब्लड प्रेशर अगर इंटरनली रप्चर होने लगेंगी, ब्लड प्रेशर इंटरनली रप्चर होंगी तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी, दैट इज कॉल्ड एज हेमरेज, इंटरनल ब्लीडिंग। तो ब्लड प्रेशर का इस रीडिंग पे पहुंचना क्रिटिकल होता है, इससे ऊपर चला गया ब्लड प्रेशर तो फेटल हो जाएगा, इंसान मर भी सकता है। ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड प्रेशर का रप्चर होना, अगर हमारे ब्रेन की जो डेलिकेट ब्लड वेसल्स हैं हाई प्रेशर की वजह से रप्चर होती हैं, तो इसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन की ब्लड वेसल का इंटरनल रप्चर होना, उसका मेन रीजन है हाई ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन लीड्स टू सेवरल मेजर एबनॉर्मेलिटीज। उसमें पहली एबनॉर्मेलिटी है एंजीना पैक्टोरिस। एंजीना पैक्टोरिस वापस से आगे आ रहा है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एंजीना पैक्टोरिस क्या है। अभी बताऊं, एंजीना पैक्टोरिस बेसिकली इज अ प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट जिसमें हमारे हार्ट को इनसफिशिएंट ब्लड मिलता है और हार्ट पेन होता है। हार्ट को जब इनसफिशिएंट ब्लड मिलेगा, हार्ट में पेन होगा, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एंजीना पैक्टोरिस। दूसरा है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। बच्चों, मायोकार्डियल इंफार्क्शन इन कॉमन वर्ड इट इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट को मतलब इंटरनल ब्लॉकेज होता है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट इज नॉट गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड, जिसके वजह से हार्ट की फंक्शनिंग स्टॉप हो जाती है और हार्ट अटैक में बहुत से लोगों की सडन डेथ भी हो जाती है। ब्रेन हेमरेज, मैंने बताया ब्रेन हेमरेज या बॉडी के दूसरे पार्ट में ब्लड वेसल डैमेज हो सकती है। उसके बाद किडनी फेलियर, किडनी के अंदर की ब्लड वेसल डैमेज होती हैं, प्यूरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होता, जिसके वजह से रीनल फेलियर, अदर वर्ड में कॉमन वर्ड में किडनी फेलियर कह सकते हैं, तो किडनी फेलियर के भी चांसेस होते हैं। सो दीज आर नॉट द ऑल problems, these are the few major problem given in your book कि hypertension leads to angina pectoris. angina pectoris is a mild chest pain, you can say heart में होने वाला पेन है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन हार्ट अटैक है, ब्रेन हैमरेज है, ब्रेन की इंटरनल ब्लड वेसल का डैमेज होना, और किडनी फेलियर भी हो सकता है। सो दिस ऑल आर द प्रॉब्लम्स विच इज ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर लो होता है उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, उसके वजह से अलग टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। ये प्रॉब्लम उसकी वजह से नहीं होते हैं, मगर उसमें भी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके सिम्टम्स भी अलग हैं, उसके प्रॉब्लम्स, उसके इफेक्ट्स भी अलग हैं। इट इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो मैंने आपको यहाँ पे हाउ टू मेजर द ब्लड प्रेशर विद द हेल्प ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने पे, हाइपरटेंशन होने पे क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद ये जो नॉर्मल, इसके बाद नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड नेक्स्ट क्लास में हम
हार्ट रिलेटेड दूसरे प्रॉब्लम पढ़ेंगे, जिसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में पढ़ना है और एंजीना पेक्टोरिस के बारे में पढ़ना है। कुछ टेक्निक्स के बारे में, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ये सब के बारे में, कुछ डिजीजेस के बारे में हमको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। सो दिस ऑल अबाउट द ब्लड प्रेशर।